किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से अधिक युवाओं को दिया सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र। कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण भाजपा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने 2025-26 के लिए 0% ब्याज दर पर किसानों को फसल ऋण योजना जारी रखने को दी मंजूरी। 3 लाख तक के ऋण पर नहीं लिया जाएगा ब्याज। खरीफ सीजन की ऋण अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 और रबी सीजन की 15 जून 2026 तय की गई। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को शहद का उचित भाव न मिलने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शहद को भावांतर भरपाई योजना में किया शामिल। भावांतर योजना में कच्चे शहद का भाव 125 रुपये प्रति किलो किया गया तय। मधुमक्खी पालकों को पूरा भाव मिलने से बढ़ेगी आमदनी। समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये क्रांति का आगाज है। उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक में बिहार में मछली उत्पादन 2 गुना हो गया है। बीते 1 दशक में बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया है। जो बिहार कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज वो बहुत बड़ी मात्रा में मछली दूसरे राज्यों को भेज रहा है। साथियों, जो सफलता हमने मछली उत्पादन के क्षेत्र में पाई है, उसको हम मखाना के सेक्टर में भी दोहराना चाहते हैं। मेरा सपना है कि दुनिया के हर कोने में मखाना उसकी एक पहचान बने, मखाना के लिए आकर्षण बने, लोग नाश्ते में पहली पसंद के रूप में मखाना को देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के मौके पर कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका का उल्लेख किया। पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में
पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्किल इंडिया अभियान के जरिए युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी जिक्र किया। स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। ये 7 करोड़ खाली जगह, ये आंकड़ा छोटा नहीं है। साथियों, युवाओं के लिए एक और बड़ा कदम है प्रतिभा सेतु पोर्टल। जो उम्मीदवार यूपीएससी की अंतिम सूची तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी मेहनत भी अब व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए निजी और सार्वजनिक संस्थान इस पोर्टल से उन युवाओं को निमंत्रित कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं और अवसर भी दे रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा का ये सदुपयोग ही भारत के युवा सामर्थ्य को दुनिया के सामने लेकर आएगा। और अगले दौर के जीएसटी सुधार से रोजगार के बड़े अवसर बनने का पीएम मोदी ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग बढ़ती है और इसमें बढ़ोतरी होने से रोजगार का सृजन होता है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से रोजगार के अवसरों का भी विस्तार मिल रहा है। जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग भी बढ़ती है। जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन और सप्लाई चेन को भी गति मिलती है। और जब फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं तो नई नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए ये जीएसटी बचत उत्सव रोजगार उत्सव में भी बदल रहा है। अभी हमने देखा धनतेरस, दीपावली पर जिस तरह रिकॉर्ड बिक्री हुई है, नए नए रिकॉर्ड बने, पुराने रिकॉर्ड टूटे, ये दिखाता है कि कैसे जीएसटी में हुए रिफॉर्म ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। एमएसएमई सेक्टर और रिटेल ट्रेड में भी हमें इस रिफॉर्म का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत समस्तीपुर जिले में भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम से की। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के नेता को सम्मान दिया। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और पिछड़े वंचितों के उत्थान में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्री परिषद की बैठक हुई। मंत्री परिषद में 2025-26 के लिए 0% ब्याज दर पर किसानों को फसल ऋण योजना जारी रखने को मंजूरी दी गई। खरीफ सीजन की ऋण अदायगी की अंतिम तिथि 28 मार्च 2026 और रबी सीजन की 15 जून 2026 तय की गई है। 3 लाख तक के ऋण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसानों को 1.5% सामान्य और 4% प्रोत्साहन ब्याज अनुदान भी मिलेगा।
और इस साल 23,000 करोड़ रुपए का वितरण लक्ष्य रखा गया है। मंत्रिपरिषद ने सतत विकास लक्ष्य मूल्यांकन योजना को 2025-30 तक स्वीकृति दी है। राज्य के जिलों को रैंकिंग के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम स्थान को 1 करोड़ और द्वितीय को 75 लाख रुपए की सहायता मिलेगी और कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को विकास योजनाओं के जरिए सुधारा जाएगा और इस योजना का अनुमानित खर्च 19.10 करोड़ रुपए है। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को शहद का उचित भाव न मिलने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर दिया गया है। भावांतर भरपाई योजना में कच्चे शहद का भाव 120 रुपये प्रति किलो तय किया गया है और इससे मधुमक्खी पालकों को पूरा भाव मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। डॉक्टर प्रेम यादव ने बताया है कि कई बार शहद के रेट कम मिलने से मधुमक्खी पालकों का रुझान कम हो रहा है और अब मधुमक्खी पालक हनी ट्रेड सेंटर व अन्य केंद्रों पर शहद बेच सकेंगे। महेंद्रगढ़ के मधुमक्खी पालक अपने मधुमक्खी बक्से राजस्थान, हिमाचल, यूपी, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में लेकर जाकर शहद बनवाते हैं। शहद को योजना में शामिल करने से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलेगा। बागवानी विभाग मधुमक्खी पालन उपकरणों पर 75 से 85% अनुदान भी देती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसान हित में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगेती गन्ने का भाव 400 रुपये से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल और पिछेती गन्ने का भाव 393 रुपये से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री से मिले किसानों ने गन्ने का एमएसपी बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। गन्ने का एमएसपी बढ़ाने से गदगद किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सैनी ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो सभी 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करता है। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर अब तक 12 लाख किसानों ने 1.58 लाख करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए दी जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित फसलों का मुआवजा 15,000 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 33 लाख किसानों को 9,626 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हरियाणा के सिरसा जिले के विभिन्न मंडियों में 1,85,590 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 84,245 एमटी, हैफेड ने 83,989 एमटी और वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 17,356 एमटी धान खरीदा है और इसके साथ साथ उठान प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक मुकेश कुमार ने बताया है कि कालावाली मंडी से सबसे ज्यादा 55,078 एमटी धान की खरीद हुई है और इसके अलावा डबवाली में 25,942 एमटी, सिरसा में 20,531 एमटी और बुडागुड़ा में 3,512 एमटी और अन्य मंडियों में भी खरीद जारी है। उन्होंने बताया है कि धान उठान प्रक्रिया तेजी से चल रही है। किसानों से अपील की गई है कि वो धान को अच्छी तरह से सुखाकर ही मंडियों में लाएं ताकि खरीद सुचारू रूप से हो सके। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के कलेक्टर हरीश एस की अध्यक्षता में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी को लेकर बैठक हुई। कलेक्टर ने किसान पंजीयन की प्रगति की समीक्षा की और सभी किसानों का शीघ्र पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुराने किसानों का डेटा कैरी फॉरवर्ड करने और नए किसानों का पंजीयन प्राथमिकता से करने को कहा गया है। धान खरीदी के लिए बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और टोकन जारी करने से पहले आधार सत्यापन अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों पर नमी माप यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय और बिजली की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैंक शाखाओं की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और डाटा समस्याओं का समाधान तुरंत करने का कहा है। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रबी सीजन की शुरुआत को देखते हुए काजरी ने किसानों को बुआई की तैयारी शुरू करने की सलाह दी है।
काजरी के वैज्ञानिक डॉक्टर HM मीणा ने बताया है कि जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर में तापमान स्थिर है और मौसम शुष्क रहने की संभावना है और ये खेतों में नमी बनाए रखने और बीज तैयार करने का सही समय है। उन्होंने कहा है कि दीपावली के बाद सरसों की बुआई शुरू करें, जबकि जीरे की बुआई नवंबर के दूसरे सप्ताह में उपयुक्त रहेगी। चने की बुआई के लिए नवंबर का पहले से दूसरा पखवाड़ा सबसे अच्छा रहेगा। डॉक्टर मीणा ने किसानों को उन्नत बीज लेने, बीज उपचार करने और खेतों की जुताई व खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देने की सलाह दी है। बाजरा, मूंग और तिल की फसल थ्रेसिंग से पहले धूप में सुखाने को कहा गया है। उन्होंने रबी बुआई से पहले प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन गोबर की खाद डालने की भी सिफारिश की है और जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और जल धारण क्षमता बढ़ेगी। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो 23 अक्टूबर को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे स्थिर भाव पर हुए। एग्मार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की चित्तूर मंडी में 22 अक्टूबर को गुड़ का दाम रहा 3,500 रुपए। 23 अक्टूबर को इसकी कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और गुड़ का भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। मध्य प्रदेश की रीवा मंडी में भी गुड़ के भाव में स्थिरता रही। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 अक्टूबर को गुड़ का भाव 4600 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की हरगांव मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। 22 अक्टूबर को इसका भाव 3,200 रुपए रहा, जो कि 23 अक्टूबर को भी 3,200 रुपए पर ही बरकरार रहा। राज्य की सियाना मंडी में भी गुड़ का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ 22 और 23 अक्टूबर को गुड़ 3150 रुपए पर बिका। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक प्रमुख व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा। हालांकि कुछ मंडियों में कोई बदलाव नहीं देखा गया। एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की अंजड़ मंडी में मक्का के सौदों में नरमी दर्ज की गई। 22 अक्टूबर को इसका भाव रहा 1720 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को 20 रुपए टूटकर 1700 रुपए पर आ गया। तेलंगाना की जनगांव मंडी में मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 अक्टूबर को मक्का का भाव 2400 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी में भी मक्का की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। यहाँ 22 अक्टूबर को इसका दाम रहा 2250 रुपए, जो कि 23 अक्टूबर को भी 2250 रुपए पर टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 422,81,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 46,16,000 टन ज्यादा है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी थोड़ी नमी वाले क्षेत्र में पालक की बुवाई करें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी भी बो सकते हैं। इतना ही नहीं, लहसुन और गोभी की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तैयार धान और मक्का की कटाई पूरी कर लें। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैयार खीरा, करेला, लौकी और कद्दू की तुड़ाई करते रहें। अनुकूल नमी वाली मिट्टी में लहसुन की रोपाई और मटर की बुवाई का काम करें। पश्चिमी हरियाणा में तैयार धान, बाजरा और ग्वार की कटाई करें। यहाँ के किसान कपास की चुनाई का काम करें। पश्चिमी हरियाणा में सरसों की बुवाई कर सकते हैं। पूर्वी हरियाणा के किसान भी कपास की चुनाई और धान की कटाई समय पर कर लें। पूर्वी हरियाणा में गाजर और सरसों बो सकते हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों में अगेती सरसों की बुवाई करें। यहाँ के किसान मटर, गाजर, मूली, पालक और धनिया भी बो सकते हैं। टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के स्वस्थ पौधों की रोपाई करें।
जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जल्दी तैयार होने वाली धान और मूंग की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान अगेती सरसों की बुवाई करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मध्य हिस्सों में सरसों की बुवाई करें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी बोएं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में पालक, मेथी, धनिया और अन्य पत्ते वाली सब्जियों की बुवाई का काम करें। घाटी के समशीतोष्ण इलाके में गेहूं, मसूर और काली सरसों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश जो मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी रामविलास ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना है। मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो तब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने आज लौंगेवाला के निकट तनौट माता मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छावला बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ भाई दूज मनाया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के चिन्नातेकूर्ग के पास हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस में दोपहिया वाहन से टकराने के बाद आग लग गई और बस में सवार 41 यात्रियों में से 20 की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री सुरक्षित हैं। राजस्थान के जयपुर में सीएनजी पंप पर झड़प में कथित तौर पर शामिल एसडीएम छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छोटू लाल शर्मा का निलंबन प्रशासनिक कारणों से किया गया है।
गुजरात के वलसाड़ में एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। हालांकि 80% आग पर काबू पा लिया गया है और हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक नितिन नीराज-चंद्रा द्वारा निर्देशित और हॉलीवुड व बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री निर्देशक नीतू चंद्रा द्वारा निर्मित बहुप्रतीक्षित फिल्म छठ आज वेव्स OTT पर रिलीज हो रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुराड़ी क्षेत्र में विशेषज्ञों ने इसका सफल परीक्षण किया। 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम वर्षा हो सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह धन ने कहा है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की बात लंबे समय से की जाती रही है और अब कृत्रिम बारिश कराने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।